इंसान जब तक जिंदा होता है तब तक उसको बड़े प्यार से रखा जाता है, लेकिन वो जब मर जाता है तो उसका नाम और उसकी पहचान खो जाती है और वो सिर्फ मुर्दा कहलाता है। मुर्दा घर एक ऐसी कहानी है जहाँ जिंदगी आते आते ख़त्म हो जाती है और वहाँ मुर्दों का राज चलता है। जब खुद पे लाचारी और बेबसी हो और जिम्मेदारी सर पर हो तो इंसान अपने लोगों के लिए क्या नहीं करता। ऐसा ही एक लड़का था, शेखर। ज़्यादा पढ़ा लिखा ना होने की वजह से उसको कहीं नौकरी नहीं मिली। दर दर की ठोकरें खाकर वो अब थक चुका था। उसको जिल्लत सहने की अब आदत सी हो चुकी थी, लेकिन मजबूरी ने उसके हाथ बांध दिए थे। एक दिन वो काम की तलाश में निकल पड़ा। उसका एक दोस्त पास ही के सरकारी दवाखाने में सफाई का काम करता था। उसने अपनी कहानी शंभू, जो दोस्त है, उसको बताई। शंभू ने कहा कि मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ चल मेरे साथ, शायद कोई काम मिल जाए। शंभू शेखर को बहुत पुराना दोस्त था। कभी एक गांव में साथ घूमा करते थे। शहर आने के बाद वो दोनों कभी नहीं मिले थे। फिर भी शंभू ने शेखर की मदद की। शेखर को सफाई का काम मिल गया। मरता क्या ना करता, शेखर को काम की तलाश तो थी ही, वो अब पूरी हुई और काम घर के पास में ही था, तो अब उसको ज़्यादा तकलीफ नहीं होती थी। वो रोज़ सुबह सफाई करने के लिए दवा खाने आता और शाम को चला जाता। ऐसे उसका काम चालू हुआ। शंभू से भी अब रोज़ की मुलाकात होने लगी थी। अब शेखर को महीना होने को आया था। पगार का दिन था। पगार हाथ में आते ही शेखर को बड़ा अच्छा लगा। भले ही कम सही, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा पैसे मिलना बहुत ही बड़ी बात होती है। उसके बाद शंभू का पैसा लेने का नंबर था। उसको शेखर से भी दोगुनी पगार मिली। ये देखकर शेखर हैरान रह गया। ये कैसे हुआ? दोनों साथ में काम करते हैं, दोनों कॉन्ट्रैक्ट वर्कर थे, फिर भी उसकी पगार इतनी ज़्यादा कैसे? घर वापस जाते वक्त शेखर सोच रहा था, लेकिन उसने पूछा नहीं। शाम को शंभू के यहाँ खाना था, सभी दोस्तों का। सोचा कि वहीं जाकर पूछता हूँ। शाम होते ही शंभू ने खाने का सामान मंगाया, मुर्गा और फिर पीने के लिए भी। वो लोग सब कुछ साथ में रख लिए हैं। उसके घर वाले कहीं बाहर गए थे, तो उसने अपने बाकी दोस्तों को भी बुलाया। शेखर को नहीं पता था कि शंभू अब पीने लग गया है। खाना हुआ। अब शंभू के सभी दोस्त पीने बैठ गए, शेखर को छोड़कर। शेखर ने शंभू को पूछा, अरे शंभू, तू तो कभी पीता नहीं था यार, अब तो बहुत पीने लगा है, कैसे? शंभू ने हंसते हुए कहा, अरे शेखर, तू भोला का भोला ही रह गया रे। पैसा है इसलिए तो शौक कर लेता हूँ, बस कभी कभी अपने लिए जी लेता हूँ यार। ले तू भी ले, शर्मा मत। नहीं नहीं नहीं, मैं शराब नहीं पीता, मुझे माफ़ कर दे। शेखर ने उसे रोकते हुए कहा, अच्छा मुझे ये बता, तू और मैं हम लोग एक ही जगह पर काम करते हैं, ठीक? फिर तुझे मुझसे ज़्यादा पगार कैसे? तू कोई एक्स्ट्रा काम करता है क्या? सच सच बताना। शंभू ने शेखर को एक कोने में ले जाकर बताया, शहर में पैसे कमाने के हज़ारों तरीके हैं मेरे भाई, बस तू तैयार हो तो सैकड़ों रास्ते खुल जाते हैं। मैं समझा नहीं। शेखर ने फिर से उसको पूछा। मैं उसी रात को उसी दवाखाने में मुर्दा घर में नाइट शिफ्ट करता हूँ, शंभू ने कहा।
मुर्दा घर का नाम सुनकर शेखर डर गया। उसको सहमा देखकर शंभू बोला, इसी वजह से मैं पैसे कमा रहा हूँ। सभी लोग डरते हैं वहाँ जाने को, इसलिए कोई नहीं मिलता। और फिर ये काम करने को बस मैं ही मिलता हूँ, तो मैं करता हूँ। मुझे पैसे भी बढ़िया मिलते हैं। मैं पीने के लिए लाता हूँ और पीकर आराम से सो जाता हूँ। खाता पीता हूँ, मस्त रहता हूँ। ऐसे बोलकर वो हंसने लगा। पार्टी खत्म होने के बाद सभी लोग घर चले गए और शंभू रात की मुर्दा घर वाली ड्यूटी पर चला गया। शेखर अपने घर जाकर रात भर मुर्दा घर के बारे में सोचने लगा। अगर वो भी ये काम कर सके तो उसके कितने सारे अधूरे अरमान पूरे हो जाएंगे। पैसा आएगा, सबको, घर वालों को वो खुश कर सकेगा। शेखर रात भर उसी सोच में पड़ा रहा। सुबह अपने काम खत्म कर दवा खाने अपने ड्यूटी पर चला गया। शंभू भी उसको रास्ते में मिल गया। दिन भर काम करके शाम को जाते वक्त शेखर ने मुर्दा घर वाली एक्स्ट्रा ड्यूटी के बारे में पूछा। शंभू, तुझसे तो मेरी हालत छुपी नहीं है। पैसे की ज़रूरत मुझे भी है, क्या मैं भी मुर्दा घर? इतना बोलते बोलते ही शंभू हंस पड़ा। अरे शेखर मेरे भाई, तू मुर्दों के बीच में कैसे रहेगा? तू तो पीता भी नहीं। मुर्दों के बीच में रात भर रुकना कोई खाने का काम नहीं है, समझा? शेखर ने एक बार शंभू की ओर देखा और कहा, मुझे पता है, लेकिन मैं ये कर सकता हूँ। दूसरे ही दिन शंभू ने अपने साहब से बात करवाकर शेखर को भी एक्स्ट्रा ड्यूटी दिलवा दी। लेकिन अब शंभू भी साथ में रहने वाला था, तो कोई डर की बात नहीं थी। दूसरे ही दिन से शेखर की एक्स्ट्रा ड्यूटी चालू हो गई। शंभू रात को मुर्दा घर में पीने के लिए दारू लेकर आया था। मुर्दा घर में आते ही शंभू ने बताया, ये दरवाज़ा ठीक से लगता नहीं है, इसलिए इसको लकड़ी फंसा कर रखना। अगर ये बंद हुआ तो अंदर से नहीं खुलेगा, और जब तक कोई बाहर से नहीं खोलता हमको अंदर ही इन मुर्दों के बीच में रहना पड़ सकता है। शेखर के सामने उसने दारू लगा ली और सो गया। शेखर बेचारा मुर्दों के बीच अकेला पड़ चुका था। पहली रात थी, उसको बहुत अजीब लग रहा था। एकदम सन्नाटा। वो बिल्कुल दरवाजे के पास बैठा रहा। मुर्दा घर में लाइट तो थी, लेकिन इतने मुर्दों में थोड़ी सी भी हलचल हो जाए तो आवाज़ हलक से बाहर ना आए और जान चली जाए। पहली रात कट गई और शेखर को थोड़ी हिम्मत आ गई। अब दोनों रोज़ मुर्दा घर में ड्यूटी करने लगे। कुछ रोज़ बीत जाने के बाद यहाँ काम करना शेखर को बहुत आम लगने लगा। दिन गुजरते गए, पैसा आने लगा तो शेखर के बहुत से काम होने लगे। उसके घर वाले भी बहुत खुश थे, सब कुछ सही चल रहा था। एक रात उस मुर्दा घर में एक आधा जला हुआ मुर्दा आया। उसको एक पलंग पर लिटाकर सब चले गए। वो देखते हुए बहुत ही भयानक दिख रहा था। उसकी लाश को एक जगह लगाकर शेखर आराम कर रहा था। इतने में बाहर से शोर सुनाई दिया। शोर सुनकर शेखर बाहर देखने लगा। उसने शंभू को उठाया। शंभू पीकर सोया हुआ था। रात के करीब 1 बज चुके थे। उसकी दारू अब उतरने लग गई थी। वो उठकर बैठ गया, लेकिन वो बाहर नहीं आया। कोई उसको दारू पीकर पकड़ लेगा तो नौकरी जाने का खतरा था। शेखर दरवाजे को लकड़ी फंसाकर चला गया। बाहर दवा खाने के ग्राउंड में भीड़ थी। इधर शंभू उठकर बैठ गया। उसको बिल्कुल खबर नहीं थी कि कोई नया मुर्दा आया है। एकदम से जोर की हवा सामने की खिड़की से आई और धड़ाम की आवाज़ के साथ दरवाजे की लकड़ी सरक गई और दरवाज़ा बंद हो गया।
अब शंभू की पूरी तरह से उतर गई। वो डरने लगा। एकदम से एक स्ट्रेचर से कुछ हिला, ऐसे महसूस हुआ। शंभू पूरा पसीने से तर हो गया था। वो उठकर देखने लगा। मुर्दा घर बहुत बड़ा था। उसने चारों तरफ देखा, कुछ भी नहीं। अब कुछ ज्यादा हलचल दिखने लगी और वो जला हुआ मुर्दा पलंग पर बैठ गया। वो भयानक आवाज सुनकर इंसान की रूह तक कांप जाए। उसके शरीर से खून निकल रहा था। फर्श पर खून गिरने लगा। बहुत जलने की वजह से चमड़ी लटक रहे थे। उसकी एक आंख भी फूट चुकी थी। वो इतना जल चुका था कि कई जगह हड्डी तक नजर आ रहे थे। ऐसा डरावना रूप देखकर शंभू के होश ही उड़ गए। वो सब कुछ दिल दहला देने वाला था। शंभू चिल्लाने लगा, जोर से दरवाजा ठोकने लगा, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। वो मुर्दा उठा और चलकर शंभू तक आते ही उसको सीने में बहुत तेज दर्द होने लगा। सांस फूलने लगे और डर की वजह से वहीं पर उसने दम तोड़ दिया। इधर शेखर इस बात से बेखबर। वहां एक आदमी आया था। सब उसको सुन रहे थे। वो पागल जैसा था। साहब, अभी जो लाश यहाँ आई है वो लाश नहीं, एक जीता जागता शैतान है। वो लाश जिंदा है साहब। उसमें शैतान समा गया है। वो जहाँ जाती है वहाँ मौत लेकर आती है साहब। वो विनती कर रहा था, लेकिन पागल दिखने की वजह से किसी ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसको भगा दिया गया। शेखर को एकदम से याद आया कि शंभू अंदर है। वो जल्दी से मुर्दा घर पहुंचा। दरवाजा बंद था। उसने झट से खोला और सामने देखा कि शंभू नीचे गिरा हुआ है। वो लाश अपने स्ट्रेचर पर ही है। उसने शंभू को उठाना चाहा, लेकिन वो उठा नहीं सका। शेखर ने डॉक्टर को बुलाया। उसको देखने के बाद डॉक्टर ने कहा, शायद इसको दिल का दौरा पड़ा था। ये अब हमारे बीच नहीं है। शेखर एकदम सुन्न रह गया। उसका दिल भी जोर से धड़क रहा था। वो जो बाहर पागल आदमी चिल्ला रहा था, शायद उसकी बात सही थी। बाद में उसका पोस्टमार्टम किया गया। 2 वार्ड बॉय शंभू की लाश मुर्दा घर में लेकर आए। शेखर डर से सहम कर दरवाजे के पास खड़ा था। जैसे ही शंभू की लाश को एक बेड पर रखा जाने लगा, तभी उसकी गर्दन शेखर की ओर मुड़ी। शंभू की आंखें खुल चुके थे। उसने शेखर को एक नजर देखा और एक शैतानी मुस्कान उसके चेहरे पर आई। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि अमावस की काली रात को हो सके तो बाहर नहीं जाना चाहिए। रात को शैतानी काले साए बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं। वो शैतानी आत्माएं इंसानी दुनिया में आकर परेशान कर सकते हैं। कभी कोई अधूरी इच्छा रही हो तो वो पूरी करने वो तड़पती आत्माएं इंसानी शरीर ढूंढती है। अमावस मतलब उन पिशाच और आत्माओं के लिए कोई त्योहार सा होता है। वो बहुत ताकतवर हो जाते हैं। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए शिकार ढूंढते हैं। सिलवाट गांव में चेतन नाम का एक लड़का था। उसको अभी अभी शहर के अस्पताल के ऑफिस में क्लर्क की जॉब लगी थे। घर वाले बहुत खुश थे। खुशी में उन्होंने चेतन को नई बाइक देकर दी। वो अपनी बाइक से ही अब ऑफिस आने जाने लगा था। शहर आधे घंटे की दूरी पर था। जॉब लगे अब कुछ महीने हो गए कि घर वालों ने
उसके लिए लड़की देखना चालू कर दिया। ये बात जब चेतन को पता चली तो उसने कहा, अरे माँ, मैं अभी शादी वादी नहीं करना चाहता, इतनी भी जल्दी क्या है, मुझे और अच्छा जॉब मिलेगा तब देखेंगे, अभी मुझे बस काम करना है। उसकी ये बातें सुनकर चेतन के पिताजी को बड़ा अच्छा लगा। उनका लड़का अपने बारे में और उनके बारे में सोचता है, नहीं तो आजकल के लड़के अपने माँ बाप को पूछते भी नहीं। चेतन अच्छा लड़का था, भले ही वो दोस्तों के साथ घूमता, लेकिन कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। घर वालों और बस्ती में भी उसकी बड़ी इज्जत थी। जॉब मिलके 1 साल होने को आए थे। उसने दिवाली के लिए सबके लिए कपड़े और मिठाई खरीदी। आज ऑफिस से जल्दी छुट्टी मिली तो वो मार्केट घूम रहा था अपने दोस्तों के साथ। आप लोगों को ये पता ही होगा कि दिवाली में अमावस की रात होती है, इसलिए हमारे बुजुर्ग कहते थे कि घर के आंगन में दिए जलाओ और अंधेरे को भगाओ। चेतन घर के लिए निकला, साथ में सामान था, वो सब गाड़ी में बांध कर निकल पड़ा। रात के लगभग 1 बज चुके थे। त्योहार था तो सब अपने घरों में थे। आज रास्ता सुनसान था, बाहर घना अंधेरा था। शहर खत्म होते ही चेतन की नज़र बाजू के बिल्डिंग में पड़ गई। नीचे बहुत से लोग दिया जला रहे थे। उसकी नज़र ऊपर की ओर गई। वहाँ एक सफ़ेद सलवार में बहुत ही सुंदर लड़की दिखाई दी। चेतन उसको देखते ही उसकी गाड़ी में ब्रेक्स लग गए। गाड़ी रुकी और चेतन जैसे ही थम सा गया। जादू भरी थी उसकी नज़र और उसका चेहरा। चेतन तो बस उसको देखकर मन में मुस्कुरा रहा था। उसकी नज़र उस लड़की से हट ही नहीं रही थी। तभी पीछे से एक ट्रक ने हॉर्न दिया। चेतन जैसे नींद से जाग गया। उसने अपनी गाड़ी बाजू में की और फिर से ऊपर देखा, लेकिन अब वो लड़की वहां नहीं थी। चलो कल देखते हैं, ऐसे खुद को समझाकर वो घर की ओर निकल पड़ा। उसको जाते हुए वो लड़की ऊपर की छत से देख रहे थे। चेतन घर पहुंचा। उसने घर वालों के लिए जो भी कपड़े लाए थे वो बांट दिए, मिठाई भी खिलाई। खाना खाकर वो अपने रूम में जाकर सोने की कोशिश करने लगा। आज उसको इतना थका होने पर भी नींद नहीं आ रहे थे। उस लड़की का खूबसूरत चेहरा बार बार उसकी नज़र के सामने आ रहा था। वो उसको भुला ही नहीं पा रहा था। सुबह का इंतज़ार करते हुए कब उसकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह नाश्ता करके चेतन ने अपना टिफ़िन लिया और ऑफिस के लिए निकल पड़ा। शहर पहुंचते ही वो उसी बिल्डिंग के पास से गुजरा। ऊपर देखा, लेकिन वो खिड़की बंद थे, वहाँ कोई नहीं था। थोड़ा निराश होकर वो अपने काम पर निकल गया। शाम को लौटते वक्त आज वो उसी बिल्डिंग के पास चुपके से खड़ा था। वो लड़की आज फिर से वहाँ ऊपर नजर आई। अब चेतन ने उसको देखा और उसने भी चेतन को। चेतन ने अपना हाथ दिखाया और उसने भी। बस फिर क्या था, चेतन ने उसको नीचे आने को कहा, लेकिन उस लड़की ने मना कर दिया। वो अंदर चली गई। चेतन जरा सा निराश हुआ, लेकिन उसने लड़की को हंसते हुए देखा था। अपनी बात बन सकती है, ये सोचकर वो मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। अमावस का काला अंधेरा उसके लिए क्या लेकर आने वाला था, इस बात की चेतन को कोई खबर नहीं थी। अगली शाम जब चेतन उसी रास्ते से जा रहा था, वो लड़की उसको सामने एक पेड़ के पास बैठी दिखी। चेतन बहुत खुश हो गया। अपनी गाड़ी साइड में लगाकर वो लड़की के पास गया। मेरा नाम चेतन है, और तुम्हारा? मेरा नाम निशा है। लड़की ने जवाब दिया।
लेकिन तुम आज यहाँ कैसे, इतने अंधेरे में अकेले? चेतन ने सवाल किया। मैं अकेली नहीं आती तो तुमसे मुलाकात कैसे होती? निशा के इस जवाब से चेतन ये तो समझ गया कि उसको भी वो पसंद था। वो अब रोज शाम को देर रात तक वो दोनों उसी पेड़ के नीचे बैठकर बातें करने लगे। घर वाले थोड़ा टेंशन में भी थे कि आजकल चेतन बहुत देर से घर आने लगा था, खाना भी साथ नहीं खाता था या कभी बिना खाए ही सो जाता था। एक दिन चेतन उस पेड़ के नीचे बैठा था, तभी उसके घर के पास वाले अंकल वहां से गुजरे। चेतन को देखते ही उन्होंने कहा, अरे चेतन बेटे, यहाँ अंधेरे में अकेले क्या कर रहे हो? घर नहीं जाना है क्या? चलो, घर वाले तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। हाँ अंकल, बस हाँ निकल ही रहा हूँ। ऐसा कहकर दोनों साथ में निकल गए। घर जाकर जब चेतन सोने के लिए गया, एकदम से उसको अंकल की बात याद आई। उन्होंने उसको अकेले क्या कर रहे हो ऐसा कहा था। दूसरे रात वो जब निशा से मिला तो उसने ये बात उसको पूछी। निशा, कल तुम मेरे साथ थे, लेकिन वो अंकल वो तुम्हें देख नहीं पाए, ऐसा कैसे? निशा ने कुछ सोचकर जवाब दिया, अरे वो अंकल देखते ही मैं पेड़ के पीछे छुप गए थे। तभी चेतन ने कहा, निशा हम शादी कर लें, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, क्या तुम भी? निशा उठकर चली गई, मगर जाते वक्त उसने हाँ कहा। अब वो लड़की चेतन के घर तक पहुंच गई। देर रात तक उनका बातें करना चलने लगा था और चेतन खाना पीना जैसे भूल गया था। वो बहुत कमज़ोर हो रहा था। उसकी माँ ने एक रात देखा कि वो दीवार की तरफ देखकर कुछ बातें कर रहा है। बस उनको उसी दिन शक हुआ कि उनके लड़के को कुछ हुआ है। उन्होंने ये बात चेतन के पिता को बताई। दोनों ने एक रात चेतन का पीछा किया। चेतन वहीं पेड़ के नीचे बैठा था, अकेला, और बातें कर रहा था। चेतन के माता पिता बहुत डर गए। उन्होंने जैसे ही घर का रुख किया, वो शैतानी रूह बहुत ही भयानक और डरावनी अवतार में उनके सामने प्रकट हुई। मैं तेरे बेटे को लेने आई हूँ, मेरे रास्ते में कोई मत आना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। आने वाली अमावस को वो मेरा हो जाएगा। घर पहुंचते ही बाजू वाले अंकल ने उनका रोना सुना। वो मदद के लिए आए। उन्होंने भी बताया कि चेतन एक रात वहां उस पेड़ के नीचे अकेला बैठा था। सुबह होते ही जब चेतन अपने ऑफिस गया, तब उसके पिताजी और वो अंकल उस पेड़ के पास एक तांत्रिक को ले गए। तांत्रिक बोला, यहाँ कोई बहुत ही शैतानी रूह मौजूद है। वो अपना अधूरा काम पूरा करने आई है। कोई अधूरी इच्छा। आपके लड़के की जान का धोखा है साहब, क्योंकि अब अमावस आने वाली है और ऐसे शैतान अमावस में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। उन्होंने बाजू में उसी घर में जाकर पूछताछ की जहां निशा चेतन को पहली बार दिखे थे। तो पता चला कि उनके बिल्डिंग के ऊपर के घर में एक किराएदार रहते थे। उनकी लड़की यहाँ पेड़ के पास एक्सीडेंट में मारी गई थी, उसकी शादी के एक दिन पहले ही। अब तांत्रिक को समझ आ गया, वो शैतानी रूह अपनी अधूरी इच्छा पूरी करने आए थे। दूसरी रात अमावस की थी। बाहर बहुत घना अंधेरा था। वो तांत्रिक और चेतन के माता पिता उस पेड़ के पास पहुंचकर दूर से चेतन को देखने लगे। काफी वक्त तक चेतन एक ही जगह पर बैठा था। उसने दूल्हे का लिबास पहना था। आज वो दोनों शादी करने वाले थे। वो डायन उसको आज लेकर जाने वाली थी अपनी दुनिया में।
तांत्रिक ने अपने मंत्र पढ़ना चालू किया, लेकिन देर हो चुके थे। सामने से जब जाकर देखा तो चेतन मारा जा चुका था। उसके गले से खून टपक रहा था। निशा ने अपनी आखिरी इच्छा पूरी की, चेतन की जान लेकर, और फिर वो हवा में कहीं विलीन सी हो गई और पीछे छोड़ गई चेतन की लाश। उसके माता पिता उसे गोद में लेकर रोने लगे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।